हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के जो आपका बुक लगती है रोजगार कौशल, जो बुक लगती है आपके सभी ट्रेड्स के एक कॉमन बुक लगती है, आप सभी को पता है, जिसका नाम है रोजगार कौशल। तो रोजगार कौशल में जो आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको 11 मार्च को एग्ज़ाम है, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उस बुक के, मैंने आज उसको बुक को कंप्लीट को एनालाइज किया बुक को, और उसमें से मैंने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको उठाया और उनके आंसर्स लिखे और फिर आपके लिए टाइप किया। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12th में है, जिन्होंने जिसके पास ट्रेड है, आईटी हो, ब्यूटी वेलनेस हो, एप्पल एंड हाउस फर्निशिंग हो, बैंकिंग फाइनेंशियल हो, रिटेल हो, प्लम्बर हो, कंस्ट्रक्शन हो, जितने भी आपके पास कोई भी ट्रेड हो, सभी क्लास 12th के ट्रेड के लिए कॉमन बुक लगती है। तो आप सभी को ये वीडियो देखनी है, कोई भी किसी भी ट्रेड का हो, तो इसमें मैंने रोजगार कौशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं यहाँ मोस्ट भी लिख देता हूँ ताकि आपको सही लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों, ठीक है। इससे बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। जब पेपर देने से पहले एक बार आप ये वीडियो देखोगे तो आपके पेपर बहुत ईजी होने वाला है, टेंशन मत लो। इनमें से क्वेश्चन पोट ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, बहुत मेहनत लगती है इसको वीडियो बनाने में, फिर टाइप करने में, क्वेश्चन को एनालाइज करने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि उनके काम आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, संचार क्या है। तो संचार एक दीर्घगामी प्रक्रिया है, यानी दो मार्ग प्रक्रिया है। संचार हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। आपको पढ़ा होगा आपने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ना पड़ रहा है। इसमें सूचना या संदेश को भाषा, प्रतीक, संकेत या व्यवहार के माध्यम से व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान किया जाता है, संचार कहलाता है। सक्रिय सुनने के चरण क्या क्या है। तो ये प्रश्न बन सकता है, सक्रिय सुनने के चरण लिखिए, जिसमें आता है प्राप्त करना, समझना, याद रखना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया देना। ये आपके सक्रिय सुनने के चरण हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या बन सकता है, भाषा के मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो भाषा के मुख्य भाग होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ये आपके इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी इसमें कवर हो रहा है, देखो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, सक्रिय और निष्क्रिय वाक्य में अंतर बताइए। तो सक्रिय वाक्य वो होता है जो कर्ता कार्य करता है, ये सक्रिय वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए, सुनीता ने पत्र लिखा, कार्य किसने किया, कर्ता ने किया, यानी कि सुनीता ने किया। निष्क्रिय वाक्य कौन सा होता है, जिसमें कर्ता का कार्य का अभाव झेलता है। तो कर्ता क्या अभाव झेलता है, कार्य का प्रभाव झेलता है। उदाहरण के लिए, पत्र सुनीता द्वारा लिखा गया। प्रश्न नंबर 5, क्या पैराग्राफ लेखन क्या है। तो पैराग्राफ लेखन में वाक्यों का एक समूह होता है जो एक विचारों को व्यक्त करता है। जब विचार बदलता है तो नया पैराग्राफ शुरू करें। अगला प्रश्न है, स्वप्रबंधन क्या है। तो स्वप्रबंधन या स्वनियंत्रण वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों, व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यह व्यक्ति को व्यक्तिगत और शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगला है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच व्यक्ति को खुश रखती है और उसके रिश्तों को मजबूत बनाती है, सफलता को संभावना को बढ़ाती है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अगला, इसी के अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं आपके। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, प्रेरणादायक किताब पढ़ें, संगीत सुने, असफलताओं से सीखें और लक्ष्य की ओर काम करें, वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। तो ये आपके क्या हो गए, सकारात्मक सोच बनाए रखने के तरीके। अगला है प्रेरणा। प्रेरणा कौन सी होती है, दो प्रकार की प्रेरणा होती है। एक होती है आपकी आंतरिक प्रेरणा, एक होती है बाह्य प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, प्रेरणा शब्द मोटिव से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी लक्ष्य और व्यवहार को निर्देशित करना। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक प्रेरणा, जैसे हम यह तब होती है जब व्यक्ति किसी कार्य को आनंद और संतुष्टि के लिए करता है, तो उसे बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा वो होती है वह जिसे हम बाहरी पुरस्कार या प्रोत्साहन के कारण होती है, उसे बोलते हैं बाह्य प्रेरणा। अगला है लक्ष्य निर्धारण, जिसे बोलते हैं गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्या चाहते हैं और कैसे प्राप्त करें लक्ष्य को। जैसे स्मार्ट का पूरा मतलब दे रखा है,
S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एक्शन ओरिएंटेड यानी कि अचीवेबल भी हो सकता है इसका मतलब। अगला है R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइमली या टाइम बाउंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न अगला दे आता है आत्म जागरूकता। इसमें आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, आदतों और भावनाओं को समझने में क्षमता है। ये व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। अगला है व्यक्तित्व लक्षण, जिसे बोलते हैं पर्सनल ट्रेट्स। व्यक्तित्व लक्षण वे विशेषता हैं जो व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। इन्हें बिग 5 फैक्टर्स यानी कि बिग 5 फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि पहला है खुलापन यानी रचनात्मक और जिज्ञासा। दूसरा है जिम्मेदारी, ठीक है, अनुशासन और समय निष्ठा। तीसरा है बहुमुखता, जिसे बोलते हैं लोगों के साथ घुलना मिलना। चौथा है सहमतिपूर्णता यानी दयालुता और सहयोग। अगला है न्यूरोटिज्म, चिंता और आराम, आत्मसंदेह। अगला है व्यक्तित्व विकार, जिसे बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। व्यक्तित्व विकार क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व विकार लंबे समय तक चलने वाले अस्वस्थ और कठोर विचारों और व्यवहारों के पैटर्न हैं। ये व्यक्ति के विचार के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मुख्य व्यक्तित्व विकार कौन कौन से हैं, जिसमें आता है पहला पैरानोइड व्यक्तित्व विकार, दूसरों पर विश्वास करना। दूसरा आता है बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार, जिसे बोलते हैं भावनात्मक अस्थिरता। अगला होता है नार्सिसिस्टिक्स व्यक्तित्व विकार, स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। अगला आता है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखो इसके और भी, जिसमें आता है सर्व प्रबंधन क्या है। सर्व प्रबंधन वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों विभिन्न परिस्थितियों के प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। बच्चों एक ही नंबर वाले प्रश्न है जो आते हैं। सकारात्मक सोच क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक सोच व्यक्ति को खुश रखती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और सफलता की संभावना को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण क्या है? तो स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण लक्ष्यों को विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, मापने योग्य, क्रिया यानी मुख्य यानी कि एक्शन ओरिएंटेड या अचीवेबल, यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक और समयबद्धता यानी कि टाइम बाउंड बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 आत्म जागरूकता क्या है? तो आत्म जागरूकता व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, आदतों और भावनाओं को समझने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? आत्म जागरूकता। व्यक्तित्व विकार क्या है? तो व्यक्तित्व विकार लंबे समय तक चलने वाले अस्वस्थ और कठोर विचारों और व्यवहार के पैटर्न हैं जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वो क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व विकार। अगला है आपका टॉपिक स्प्रेडशीट के साथ काम करना। स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जाता है और गणना की जाती है। ये पंक्तियाँ और स्तंभों यानी रो और कॉलम से बना होता है। उदाहरण के लिए एक किराना दुकान स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने सामान की मात्रा, बिक्री की लागत, लाभ को ट्रैक रख सकता है। स्प्रेडशीट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्सी, गूगल शीट्स, ये सब क्या है? स्प्रेडशीट के प्रकार। अगला प्रश्न आता है लिब्रे ऑफिस कैल्सी शुरू करने के चरण लिखें। तो चरण आप कैसे करेंगे? पहले विंडो सर्च पे बार पे लिब्रे ऑफिस कैल्सी टाइप करेंगे, फिर सर्च रिजल्ट में लिब्रे ऑफिस कैल्सी को चुनें, फिर एक खाली स्प्रेडशीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगला स्प्रेडशीट के घटक कौन कौन से हैं? इसके घटक है पहले पंक्ति जिसे हम रो बोलते हैं, फिर रो कैसे होती है? क्षैतिज होती है, और स्तंभ जिसे हम कॉलम बोलते हैं, जिसे हम ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल व्यवस्था बोलते हैं। सेल पंक्ति और रो को मिलकर क्या बनता है? सेल बनता है। फॉर्मूला बार जिसमें हम फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। सेल में डेटा दर्ज करने और संपादित करने के लिए हम ये फॉर्मूला बार का यूज़ करते हैं। नेम बॉक्स जिसे बोलते हैं नाम बॉक्स, चयनित सेल का स्थान दिखाता है। जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया उसका नाम तत्व, जैसे A1 है तो A1, C1 है तो C1, C3 है, C100 है, जो भी आपको ये नाम प्रदर्शित करता है कि आप अभी किस सेल में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में बेसिक ऑपरेशन, डेटा दर्ज करना। जैसे डेटा दर्ज कैसे करेंगे? पहले सेल को सेल को क्लिक करके, फिर टेक्स्ट या नंबर टाइप करके आप कीबोर्ड की सहायता से फिर आप एंटर दबाएंगे तो ये आप डेटा दर्ज कर सकते हैं। डेटा संपादित करना, सेल पर डबल क्लिक करें, टेक्स्ट को संपादित करें,
एंटर दबाएं। डेटा को हटाना कैसे हटाएंगे, सेल को क्लिक करें, डिलीट को दबाएं और डेटा आपका हट जाएगा। फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे, जोड़ने के लिए जैसे कोई जो आपको सेल में जैसे नंबर दिया हुआ है, जैसे B2 में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो कितने बने, टोटल 10 बन गए। तो ये जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला दो तरीक़ों से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे सम फंक्शन, सम ब्रैकेट में जो सेल का रेफरेंस है वो डालना, फिर आप कॉलन, फिर सेल दूसरे सेल का रेफरेंस, इन दो सेल को जोड़ना। अगला है 3 नंबर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखते हैं अपने। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। ये छवियों, वीडियो, एनिमेशन और संगीत का उपयोग करके प्रेजेंटेशन को रोचक बनाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो आपके प्रकार है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शुरू करने की चरण क्या है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शुरू करने की चरण है तो विंडो को सर्च बार में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिखें, फिर सर्च में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को चुनें, फिर खाली प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। स्लाइड कैसे जोड़ेंगे इसके अंदर, हम स्लाइड जोड़ने के लिए हम स्लाइड पर जाएंगे, फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। और स्लाइड कैसे हटाएंगे, पहले हम स्लाइड पर जाएंगे, फिर डिलीट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इसमें, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, टेक्स्ट को टैलिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है आपके, स्प्रेडशीट आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में देख सकते हो। स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित किया जाता है और गणना की जाती है। लिब्रे ऑफिस कैल्सी कैसे शुरू करें वो अपने ऊपर सीखा, और स्प्रेडशीट में डेटा कैसे दर्ज करें वो भी हमने सीखा, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी हमने अभी देखा। अगला देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड कैसे जोड़े, तो स्लाइड जोड़ने के लिए क्या है, स्लाइड पे क्लिक करें, न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, या आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ M भी दबा सकते हैं। न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ M। उद्यमिता क्या है, अगला प्रश्न आता है। अगला चैप्टर उद्यमिता जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और उद्यमी जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। महत्वपूर्ण बिंदु देखो इसके क्या क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखो, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो नया व्यापार स्थापित करता है और जोखिम लेने को तैयार रहता है। उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें एक नया विचार विकसित और उसे बाजार में लाभदायक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उद्यमिता को अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों से अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखो उद्यमिता के, उद्यमिता किसे कहते हैं, तो उद्यमिता ये एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें एक नया विचार विकसित कर उसे लाभ कमाने के लिए लागू किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, एक सफल उद्यमी के कौन कौन से गुण हैं, तो एक सफल उद्यमी गुण क्या क्या है, पहल करना, जोखिम उठाना, अनुभव से सीखना, आत्मविश्वास रखना, परिश्रम करना, निर्णय लेने की क्षमता होना। तो ये सफल उद्यमी के गुण हो गए आपके। उद्यमिता को कला और विज्ञान क्यों कहा जाता है, ये विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ निश्चित प्रक्रिया होती है, और कला इसलिए है क्योंकि इसमें रचनात्मकता और अनिश्चितता भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ बच्चों आपके लिए। प्रश्न नंबर अगला क्या है, उद्यमी के प्रकार। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उद्यमी के प्रकार के, सेवा उद्यमी। पहले आता है सेवा उद्यमी, जिसमें क्या होती है, नई सेवाएं प्रदान करने वाला। व्यावसायिक उद्यमी कौन होता है, केवल व्यापार से जुड़े होते हैं। औद्योगिक उद्यमी कौन होता है, जो उत्पाद निर्माण से संलग्न होते हैं। अगला होता है तकनीकी उद्यमी, वे तकनीकी नवाचार करते हैं। सामाजिक उद्यमी क्या करते हैं, समाज हित के लिए कार्य करने वाले। महिला उद्यमी, महिलाओं जो उद्यमिता में संलग्न होती है। IT उद्यमी, सूचना प्रौद्योगिकी IT से जुड़े उद्यमी होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसमें, सामाजिक उद्यमी कौन होते हैं, जो समाज से जुड़े होते हैं, जो भी अपने ऊपर देखा सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण समस्या को समाधान के लिए कार्य करते हैं, वो कौन से होते हैं उद्यमी, सामाजिक उद्यमी। तकनीकी और गैर तकनीकी उद्यमी में अंतर क्या है, तो तकनीकी उद्यमी उत्पाद या सेवाओं को तकनीकी नवाचार करते हैं, जबकि गैर तकनीकी उद्यमी सेवाओं को ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, महिला उद्यमी के उदाहरण दीजिए। तो महिला उद्यमी के उदाहरण है, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में नायिका की स्थापना फाल्गुनी नाई ने की। तो ये आपके एक महिला उद्यमिता की एग्जाम्पल हुआ। उद्यमिता में आने वाली बाधाएं क्या है, द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपकी क्या क्या बाधाएं आ सकते हैं, पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इसमें। जैसे सब पहले बाधा आती है पर्यावरण बाधा, दूसरी आती है व्यक्तिगत बाधाएं, और अगली आती है योजनाएं बाधाएं, और फिर टीम बनाने में कठिनाई। तो पहले पर्यावरण बाधा में क्या क्या आती है, पूंजी की कमी,
संसाधनों की अनुपलब्धता। व्यक्तिगत बाधाएं क्या आ सकती है? आत्मसंदेह, निर्णय लेने में कठिनाई। योजनागत बाधाएं क्या आ सकती है? सही व्यापार योजना की कमी। टीम बनाने की कठिनाई क्या आ सकती है? उपयुक्त टीम के अभाव में कार्य में कठिनाई। ये आपकी महत्वपूर्ण मुद्दे उद्यमिता की आने वाली बाधाएं की। और प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं इसमें से देखो। पहला प्रश्न, उद्यमिता की कुछ मुख्य बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पूंजी की कमी, आत्मसंदेह, गलत व्यापार योजना, अनुभवी कर्मचारी की कमी। तो ये आपकी बाधाएं आ सकती है, मुख्य बाधाएं। सहज संदेह यानी कि सेल्फ डाउट को कैसे दूर किया जा सकता है? तो आत्मविश्वास बढ़ाकर सेल्फ डाउट को हम दूर कर सकते हैं। परिवार या दोस्तों को समर्थन प्राप्त करके भी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं उद्यमिता को बढ़ावा देती है? तो आपकी मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये योजनाएं होती है जो आपको उद्यमी में बढ़ाने की सहायता प्रदान करती है, लोन उपलब्ध कराती है आपको। प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपके क्या टॉपिक है? उद्यमिता, उद्यमी के दृष्टिकोण और क्षमताएं। तो क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं और उनकी क्षमताएं क्या क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु देखो पहले इसमें। तो दृष्टिकोण क्या है? सकारात्मक सोच, अवसर की पहचान, आत्मनिर्णय की क्षमता। और क्षमताएं क्या क्या हो सकती है? टीम वर्क, समस्या समाधान, नवाचार की क्षमता, समय प्रबंधन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन किन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है? तो संगठनात्मक कौशल की, निर्णायकता और धैर्य। और अगला है आत्मप्रेरणा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है? समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या महत्व है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का महत्व है एक उद्यमी को बाजार की जरूरतों को समझने और समाधान निकालने में मदद करता है। ये समय प्रबंधन का महत्व क्या है? अगला प्रश्न है, वह कार्य कुशलता बढ़ाता है और उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित करता है। प्रश्न नंबर 5, स्टार्टअप और नवाचार। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखो, टॉपिक है स्टार्टअप और नवाचार। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्टअप एक नई कंपनी होती है जो नवाचार और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होती है। स्टार्टअप को अक्सर वेंचर कैपिटल या एंजल निवेशकों का वित्तीय सहायता मिलती है। जैसे स्टार्टअप इंडिया पहल भारत सरकार की एक योजना है जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? स्टार्टअप और पारंपरिक व्यापार में क्या अंतर है? तो स्टार्टअप और पारंपरिक व्यापार में क्या अंतर है? स्टार्टअप तेजी से बढ़ने वाला केंद्रित होते हैं, स्टार्टअप तेजी से बढ़ने पर केंद्रित होते हैं और नवाचार आधारित होते हैं, जबकि पारंपरिक व्यापार सामान्य गति से बढ़ता है। स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभ क्या है? तो कर में छूट आपकी यानी कि टैक्स में छूट, पूंजी लाभ छूट, सरकारी फंडिंग की सुविधा। प्रश्न नंबर 3 क्या बन सकता है? एक सफल स्टार्टअप का उदाहरण दीजिए। तो सफल स्टार्टअप का उदाहरण है आपके ज़ोमैटो, जिसे बोलते हैं खाद्य वितरण क्षेत्र में सफल स्टार्टअप है ये। अगला टॉपिक है ग्रीन स्किल और पर्यावरण स्थिरता। तो ग्रीन स्किल के जो महत्वपूर्ण बिंदु पहले क्या आ सकते हैं? जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में गिरावट, असर हमारी दैनिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। हमें पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे कि साइकिल चलाना, पानी को बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। जैविक और प्राकृतिक सफाई उत्पाद का उपयोग पर्यावरण के लिए फायदेमंद होते हैं। घरों के कार्यस्थल में पौधे लगाने और वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके ऊपर भी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? पहला है ग्रीन स्किल का क्या अर्थ है? तो ग्रीन स्किल का अर्थ है आपके ग्रीन स्किल वे कौशल हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों को उचित उपयोग में मदद करते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए? तो पानी बचाना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैली का उपयोग करना चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? घर के अंदर वायु शुद्ध करने के लिए कौन कौन से पौधे उपयोगी हैं? तो आपके एरिका प्लम और रबर प्लांट, तो ये आपके उपयोगी है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या है? इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखो। ग्रीन जॉब्स वे नौकरियां हैं जो पर्यावरण की रक्षा करने और उसे सुधारने में मदद करती है। ग्रीन जॉब किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन। ग्रीन जॉब्स कार्बन उत्सर्जन का कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया अभियान के तहत ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा दे रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं? ग्रीन जॉब किसे कहते हैं? ऐसी नौकरियां जो पर्यावरण को संरक्षित और बहाल करने में मदद करती है, वो ग्रीन जॉब्स कहलाती है। ग्रीन जॉब्स के क्या लाभ है? ऊर्जा और कच्चे माल की दक्षता बढ़ती है,
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करता है और पर्यावरण संरक्षित होता है। प्रश्न नंबर 3 क्या बन सकता है? कुछ प्रमुख ग्रीन जॉब्स के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा तकनीशियन, अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ, जैविक किसान, पर्यावरण सलाहकार। तो ये आपके हो गए प्रश्न। अगला टॉपिक है विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन जॉब्स। पहला है कृषि, जैविक खेती, समेकित कीट प्रबंधन, कृषि पर्यटन। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता, जिससे जल और मिट्टी प्रदूषित नहीं होते। अगला है किसान उत्पादन संगठन यानी FPOS, छोटे किसानों को संगठित करने में मदद करता है। अगला आता है आपके ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम बोलते हैं परिवहन। इसके टॉपिक क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन में? देखो मुख्य बिंदु ऊर्जा कुशल वाहनों का उपयोग, वैकल्पिक ईंधन यानी CNG, बायोफ्यूल का प्रयोग। भारत सरकार ने 2018 में बायोफ्यूल नीति लागू की थी, जिससे ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा मिला। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग भी नई नौकरियों के अवसर प्रदान कर रहा है। अगला टॉपिक है जल संरक्षण, जैसे बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। वर्षा जल संचयन, पानी की गुणवत्ता परीक्षण, जल प्रबंधन, बांस आधारित ड्रिप सिंचाई से जल पर कुशल उपयोग किया जाता है। अगला है सौर व पवन ऊर्जा, से बोलते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर पैनल इंस्टॉलर और लाइटनिंग तकनीशियन, पवन ऊर्जा तकनीशियन। यह ऊर्जा स्वच्छ होती है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करती है। अगला है इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म क्या होता है? पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना। इको टूर गाइड और इको टूरिज्म संचालक जैसी नौकरियां उपलब्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं इसके? देखो पहले किसी क्षेत्र में ग्रीन जॉब्स के कुछ उदाहरण दें। तो क्या दे सकते हो आप? जैविक खेती विशेषज्ञता, कीट प्रबंधन सलाहकार। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? नवीनीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से ग्रीन जॉब्स हो सकती है? तो सौर ऊर्जा तकनीशियन, पवन ऊर्जा अभियंता, ये आपकी जॉब हो सकती है। अगला प्रश्न नंबर 3, जल संरक्षण में कौन कौन से ग्रीन जॉब्स उपलब्ध हैं? तो जल की गुणवत्ता परीक्षक, जल प्रबंधन विशेषज्ञ। अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो गए? ग्रीन हाउस गैसों में CO2, मीथेन के लिए CH4, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए N2O शामिल है। ये गैसें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जरूरी है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं इसके लिए? ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न बन सकता है प्रश्न नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, जैविक खेती को अपनाना। अपशिष्ट प्रबंधन टॉपिक है आपके। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखो पहले ठोस कचरा का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज करना कैसे करेंगे? जैसे ई वेस्ट का सही प्रबंधन बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। महत्वपूर्ण प्रश्न किस बनेंगे इस टॉपिक से? तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे ठोस कचरा प्रबंधन के कुछ उपाय बताएं। तो पहला है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल, खाद्य बनाना, कम कचरा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न क्या बनेगा? ई कचरे के प्रबंधन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो इसे पुनर्चक्रण केंद्रों में भेजना, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 नहीं सर, ये टॉपिक है ये बच्चों। प्रश्न टॉपिक 6 क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन को प्रभाव के अनुकूल बनाना। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो गए इसके? जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, जल स्रोत और मानव जीवन को प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन का कार्य योजना जिसे NAPCC शुरू की। इसमें सौर ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कृषि अनुकूल शामिल है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है इसके? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे बोलते हैं NPCC। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 2, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है, वृक्षारोपण किया जा सकता है, टिकाऊ कृषि अपनाया जा सकता है। तो आज हमने जो आपकी रोजगार कौशल की बुक है उसका आज हमने कंप्लीट सोल्यूशन देखा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी देखे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।
वो भी देखा। तो इससे बाहर तो बच्चे कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो आपको 11 मार्च 2025 को एग्ज़ाम है, उसके लिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।